इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला का आज 622वां सेशन है। और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं, वे हैं डॉक्टर अन्वेषा दत्ता। डॉक्टर अन्वेषा दत्ता, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईएफपीएच हिंदी फोरम में। और डॉक्टर अन्वेषा दत्ता बीएचएमएस एमडी और पीएचडी हैं और फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर अन्वेषा ने पेपर प्रेजेंट किए हैं कजाकिस्तान, ग्वालियर और इस्तांबुल टर्की में अपने-अपने टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे। और आज का जो डॉक्टर अन्वेषा का टॉपिक है वो है ट्विन्स में जो डिफरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन होती है यानी कि प्रतिद्वंदता होती है, उसके ऊपर कैसे हम होम्योपैथी से उस चीज को जज कर सकते हैं और उसमें होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है, उसके ऊपर आज डॉक्टर अन्वेषा अपना सेशन देंगी। तो डॉक्टर अन्वेषा, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अन्वेषा, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट। हाँ जी। जी, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अन्वेषा दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एनाटॉमी, मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु एम के सानी सर को और आईएफपीएच को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, मुझे इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में कुछ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए, और साथ में इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी को उनका 622वां दिन मनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मेरा आज का विषय है जुड़वा बच्चे में आपसी प्रतिद्वंदिता और होम्योपैथी। जी। तो सबसे पहले जुड़ा बच्चा यानी एक ही गर्भावस्था या फिर एक ही गर्भ से जब बच्चों का एक साथ जन्म होता है तो उसे हम जुड़वा बच्चे कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक है समान जुड़वा और एक है भातृ जुड़वा, मतलब जी, भातृ जुड़वा या फिर आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस कह सकते। तो एक जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसमें क्या हमको क्या दिखेगा कि एक ही एक को जब एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो वो क्या होता है, जब दो एम्ब्रायो में एम्ब्रायो बनता है तो हम उसको आइडेंटिकल ट्विंस कह सकते हैं, जिसमें हमें 100% जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमें पूरा 100% जेनेटिक मटेरियल एक जैसा मिलेगा आइडेंटिकल ट्विंस में, जिस जो हम शक्ल जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें ये दिखता है। और साथ में क्या होता है, वो सेम प्लेसेंटा और अमनियोटिक सेक शेयर करते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, जो दो एक को जब दो स्पर्म सेल फर्टिलाइज करते हैं, फिर जब फर्टिलाइज करने के बाद जब दो एम्ब्रायोस बनते हैं तो उसको हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, और जो वो 50% जेनेटिक मटेरियल आपस में शेयर करते हैं। तो वो आपस में प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक शेयर भी कर सकते हैं और नहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी चलिए प्रतिद्वंदिता, जुड़वा बच्चे में प्रतिद्वंदिता कैसे शुरुआत होता है या इससे क्या मतलब है। जुड़वा बच्चे में प्रतिद्वंदिता का मतलब ये है कि जुड़वा बच्चे जब अपने माता पिता के मतलब उनके बीच जब प्रतियोगिता, उनके मन में उनके बीच प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता और तनाव
मतलब क्रिएट होते हैं उनके मन में। किसके लिए? माता पिता के ध्यान आकर्षण के लिए, किसी खिलौना के लिए, माता पिता का स्नेह के लिए। जब उनके मन में एक तनाव और या फिर कोई प्रतियोगिता शुरू होता है, तो हम इसको जुड़वा बच्चों में प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं। वो क्यों होते हैं? वो एक्चुअली ये एक नॉर्मल पार्ट है, एक स्वाभाविक सा वो है, क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे अपना व्यक्तिगत पहचान बनाने का कोशिश करता है, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, और साथ में इमोशनल मतलब भावनात्मक भी। ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं भावनात्मक प्रतिद्वंदिता और एक होता है व्यवहारिक प्रतिद्वंदिता। तो हम सबसे पहले समझेंगे भावनात्मक प्रतिद्वंदिता किसे कहते हैं। तो भावनात्मक प्रतिद्वंदिता होता है ऐसा कि दो बच्चे खेल रहे हैं। दो बच्चे जब खेल रहे, जुड़वा भाई बहन खेल रहे हैं या जुड़वा बहन है या भाई खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते एक बच्चे को वो खिलौना मिल गया और दूसरे बच्चे को नहीं मिला। जिस बच्चे को नहीं मिला उनके मन में एक ईर्ष्या का भावना सृष्टि हो सकता है। तो उससे धीरे धीरे, तो हम ये जो ईर्ष्या है, ये हमें पता है ये भावना ही है। तो ईर्ष्या उनके मन में सृष्टि हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? भावनात्मक प्रतियोगिता, नहीं, भावनात्मक प्रतिद्वंदिता। और व्यवहारिक प्रतिद्वंदिता हम इसे कहेंगे कि एक बच्चे को लग रहा है कि उसके माता पिता उसके भाई को ज्यादा प्यार दे रहे हैं। तो दूसरा बच्चा क्या करेंगे? माता पिता का ध्यान आकर्षण के लिए वो रोने लग जाएगा। तो यहाँ पे रोना क्या है? व्यवहार है। वो रोने लग जाएगा। या फिर किसी खिलौना के लिए वो खेल रहे हैं और एक बच्चे को खिलौना मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, तो जिसको नहीं मिला वो क्या कर सकता है? झगड़ सकता है, चिल्ला सकता है, अपना कई कई तरीके से वो कई कई तरीके के व्यवहार से वो अपना प्रतिद्वंदिता, अपना प्रकाश मतलब एक्सप्रेस कर सकता है। और जी, और एक ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं जब कोई बच्चा अगर ज्यादा बहुत जल्दी बोलना चलना सीख जाए, जिस बच्चे को नहीं आएगा, तो उसमें भी प्रतिद्वंदिता शुरू हो सकता है। तो ये सब क्या किस में आ जाएगा? व्यवहारिक प्रतिद्वंदिता में। तो जो मैंने अभी बोल दिया है क्या क्या कारणों से, वो उदाहरण भी, तो हम उसको कारण में भी कह सकते हैं कि कौन कौन से कारण से ये प्रतिद्वंदिता शुरू हो सकता है। एक तो माता पिता का आकर्षण, ध्यान आकर्षण के लिए, माता पिता के स्नेह को, उन लोगों के बीच, दो भाई बहन के बीच एक मतलब स्नेह के लिए एक प्रतियोगिता हो सकता है कि मुझे माँ पिता का प्यार ज्यादा मिले। और फिर वही डेवलपमेंटल माइलस्टोन, मतलब एक बच्चा ने जल्दी जल्दी चलना बोलना इत्यादि सीख लिया। जब वो चलना बोलना जल्दी सीखेगा, तो माता पिता अम, अवश्य निश्चय ही निश्चित रूप से जिसने पहले सीखा वो उसको तारीफ मतलब उसका प्रशंसा करेंगे। तो जो धीरे धीरे उसको लेकर बड़ी मतलब चिंतित रहेंगे, तो जिसको लेकर चिंतित रहेगा वो स्वाभाविक रूप से बहुत अपने आप को कमतर सोचने लगेगा। और एक है अपना अपना एक अलग सा इंडिविजुअलिटी मीन्स अलग सा अ, अ, एक पहचान बनाने के लिए, अपना अलग पहचान बनाने के लिए भी उनके बीच ये शुरू हो सकता है, ये तकरार, ये तनाव, ये प्रतियोगिता, ये अपना अपना परिचय बनाने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, ऐसा। अब हमें जानना ये है कि क्यों हमें ये प्रतिद्वंदिता को समझना है, ये जुड़वा बच्चों के बीच क्यों हमें इस प्रतिद्वंदिता को समझना आवश्यक है? क्योंकि इसमें माता पिता का एक
एक भागीदारी है। अगर माता पिता को पहले से पता चल जाए कि इन इस बच्चे में इसलिए ये प्रतिद्वंदिता शुरू हो रहा है कि मैं उसको ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, इसको नहीं, ये तो फिर माता पिता क्या करेंगे, शुरू से समान समान ध्यान देना शुरू करेंगे अपने बच्चे पे। कोई ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा प्यार दे दिया, उसको कम, ऐसा नहीं, दोनों को एक समान ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। तो वो सतर्क हो जाएंगे। हमेशा दोनों बच्चों में कभी अटेंशन देने के पहले माता पिता सतर्क हो जाएंगे कि हम अगर ध्यान दे तो समान समान ध्यान दे अपने बच्चों के बीच, कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, मीन्स कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को अपना बहुत चहीते बच्चा नहीं बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों बच्चे खुश रहेंगे और कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगा। और दोनों बच्चे को लगेगा कि नहीं, मेरे माता पिता तो मुझे बहुत ध्यान दे, दोनों बच्चों को लगेगा कि मैं वैल्यूड हूँ अपने माता पिता के पास, मुझे ध्यान दिया जा रहा है। और उनको एक और साथ में उनको सपोर्टेड भी, मतलब उनको लगेगा कि उनके साथ उनके माता पिता है। और अर्ली, एकदम पहले से, शुरुआत से उनका ये जो उनके बीच जो प्रतिद्वंदिता शुरू हो रही थी, ये बिल्कुल शुरुआत से ही ये चेक हो जाएगा, मतलब ये इसको हम रोक सकेंगे। कैसे कि उनको आपस में मिलजुल के काम करने में प्रोत्साहन कर सकते हैं माता पिता, कि तुम मिलजुल के काम करोगे तो तुम जो काम करोगे वो बेहतर होगा, आपस में जो मिलजुल कर काम करोगे वो बेहतर होगा, एक साथ करोगे तो वो एक तुम शक्तिशाली, मतलब होता है ना, हमें पता है यूनाइटेड वी, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मतलब एक साथ जब काम करें, माता पिता अगर बच्चों को सिखाएंगे कि तुम अगर एक साथ करोगे तो तुम्हारा काम बेहतर होगा, सिर्फ बजाय अलग अलग काम करने से। तो इससे क्या होगा, उनको पता चल, उनको उनके मन में ये भी किया जाएगा कि ये जो तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे मन में ये एक साथ काम करने से ये एक अच्छा वैल्यूज, अच्छा मूल्य बोध उनके अंदर, अंदर एक अच्छा प्रिंसिपल सृष्टि कर सकते माता पिता, एकदम शुरू से अगर उनको पता चल जाए। और शुरू से पता चलने से वो क्या करेंगे कि आराम से बच्चों को आराम से वो संभाल सकते, शांतिपूर्ण तरीके से वो बच्चे को संभाल सकते हैं, बजाय उनको कोई डांट, बिना डांटे इत्यादि किए उनको माता पिता शांतिपूर्ण भाव से बच्चे को समझा सकते हैं। शांतिपूर्ण भाव से समझाने से क्या होगा, बच्चों में वो डर नहीं रहेगा और उनको एक एक सिक्योर, सुरक्षित भाव उनके मन में पैदा होगा। और इससे क्या होगा, पहले से अगर पता चले तो ये जो उनमें जो एक मिलनसार, एक मिलजुल कर काम करने का एक चिंता, एक साथ रहने का एक प्यार भाव, सद्भाव, एक जो सामंजस्य, वो बहुत दिन तक ये बरकरार रहेगा। तो यही सब जो मैंने पहले भी कहा है कि अपना एक व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दोनों बच्चों में एक प्रतिद्वंदिता शुरू होता है। और अगर माता पिता का किसी बच्चे में ज्यादा प्यार हो जाए और किसी बच्चे में, तो तभी भी ये शुरू हो सकता है। फिर माता पिता से उनको जब ज्यादा मतलब उनको जब, वही जो मैंने पहले बोला था वही सब। हाँ, तो और एक ये है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि ये इससे भी होता है
प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। एक बच्चा हो गया बहुत शांत स्वभाव का, दूसरा बच्चा हो गया बहुत तेज तरार या हर चीज में आगे बढ़ जाता है, और दूसरा धीरे धीरे बढ़ता है। तो इससे भी क्या होता है, स्वाभाविक है, जिस माता पिता को शांत शांत स्वभाव के बच्चे पसंद होंगे, उनका स्वाभाविक रूप से उनको अपना झुकाव उस शांत बच्चे की तरफ होगा। या फिर किसी माता पिता को हो सकता है कि थोड़ा तेज तरार बच्चे पसंद होंगे, तो उनका झुकाव उस तेज तरार बच्चे की तरफ उनका ध्यान हो सकता है। और बच्चे क्या करेंगे, इस प्रतिद्वंदी एक छोटा, ये जो छोटे बच्चे कैसे अपना प्रतिद्वंदिता को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे अपना रोना धोना, फिर चिड़चिड़ापन इत्यादि से वो इसको प्रकाश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, जिसने पहले ही बोलना चलना सीख लिया, उसको पहले ही माता पिता का वो माता पिता का ध्यान आकर्षण करेगा, जिससे क्या होगा, जो धीरे धीरे चल रहा था उसको इतना नहीं मिलेगा ध्यान। तो इसको हम इसके लिए माता पिता को सतर्क होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को समांतर प्यार दूंगी, मैं किसी की तरफ अलग से झुकाव नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ देख लेते हैं, जो हम जुड़वा बच्चों की प्रतिद्वंदिता में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी क्या करेंगे, व्यवहारिक और भावनात्मक प्रतिद्वंदिता में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो स्पेशली कैसे, जो असुरक्षित भावना ईर्ष्या से, और जो अपना एक अलग सा पहचान बनाने का मतलब इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होते जिन बच्चों को, उनके लिए ये होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये होम्योपैथिक जो दवाई लेंगे, हमेशा माता पिता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक क्वालिफाइड फिजिशियन, एक पढ़ी मतलब डिग्री होल्डर फिजिशियन से लेना चाहिए। हाँ, तो कुछ अभी मैं होम्योपैथिक दवाइयों में आ जाती हूँ, जैसे कि सबसे पहले कैमोमिला। कैमोमिला का बच्चा क्या होगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किसी ना किसी कारण उसके मन में, हमें ये जस्ट उसका सिम्टम्स देखेंगे, और जहां जहां पे मैं कोशिश करूंगी कि एग्जांपल देके समझाने का। बाकी ये होगा हमको क्या सिम्टम मिलेगा, कैमोमिला का बच्चा जब प्रतिद्वंदिता से गुजर रहा होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत ही चिड़चिड़ा होगा, और बहुत ही चिड़चिड़ा होगा, उसको मतलब धीरज नहीं होगा। वो तभी शांत होगा जब उसको माँ या माता पिता में से कोई एक अगर उसको गोदी में लेके ऐसे हमेशा हिलाते रहे, तो उसको एक क्या होगा कि नहीं, वो तब काम डाउन मतलब शांत रहेगा। वो एक्चुअली उसको तो अटेंशन चाहिए ना, उसको माता पिता का एक ध्यान चाहिए, तो वो चाहेगा कि उसको गोदी में लिया जाए और उसको हमेशा उनके साथ ही रखा जाए। वो तो उसको मन ही नहीं करेगा कि मुझको झूले पे या फिर बिस्तर पे रखा जाए। वो चाहेगा कि उसको हमेशा माता पिता उसको कैरी करते रहे, उसको गोदी में लेके घूमते रहे। और उसको कुछ चाहिए होगा और उसको अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, उसको गुस्सा और उसको गुस्सा आएगा, जब मिलेगा तो वो उसको नहीं लेगा, उसको वो करेगा। जब उसको दिया जाएगा वही चीज, तो वो गुस्से से उसको हाँ नहीं लेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। वो बहुत झगड़ालू होगा, और कॉन्टिन्यूअस उसके एक हताशपूर्ण उसके गले से एक आवाज निकालते रहेगा, एक जिसको सुन के दूसरों को एक पीटी हो, उसके माता पिता के मन में पीटी
फील कराने के लिए वो ऐसे आवाज निकाल ही सकता है कि कॉन्टिन्यूअस ऐसा करके वो आवाज निकाल सकता है, ताकि उसका ध्यान उसके तरफ, उस बच्चे के तरफ वो माता पिता का ध्यान चला जाए, बल्कि जिस बच्चे को लेके वो माता पिता व्यस्त थे। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा बीमार पड़ गया तो माता पिता का ध्यान स्वाभाविक रूप में जो बच्चा बीमार पड़ा है उसी के पास चला जाएगा। जो अभी हेल्दी बच्चा है, स्वस्थ बच्चा है, उसको ये नहीं पता है कि मेरा भाई बीमार है या क्या है, बहन बीमार है। बट जो ये एक्चुअली मैं सच्ची घटना पर ही बोल रही हूँ। मेरे पास एक उसी से ये मैंने ये टॉपिक लिया था। तो जिसको क्या होगा, वो स्वस्थ बच्चा क्या करेगा, वो इसी तरह से उसको लेगा कि नहीं, मेरे बच्चे को ज्यादा, मेरे भाई या बहन को ज्यादा ध्यान दे रहे, नहीं अपने माता पिता के इस तरह से, इसी व्यवहार से वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस इसी तरह से मुंह से आवाज निकालते रहेगा, एकदम रेस्टलेस हो जाएगा, परेशान कर देगा माता पिता को। उसके गुस्से से, उसके इस तरह के व्यवहार से, मतलब जो भी हो। तो साथ में क्या, ये तो हो गया ये बात। तो ये जब बढ़ सकता है, उसको अगर गुस्सा आ जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको फीवर, बुखार, बुखार इत्यादि आ सकता है। तो साथ में क्या हो सकता है, हम इसको उसके गुस्से से उसको बुखार भी आ सकता है, और साथ में क्या आ सकता है, उसको गुस्से से डायरिया भी हो सकता है। साथ में उसको वही चिड़चिड़ापन रहेगा, ये तीन चीज मेन होगा। उसके भी उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, मतलब वो चंचल होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और साथ में पेट दर्द एक रह ही सकता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, उससे ये शुरू हो रहा है। तो हम इस ऐसे वक्त पे हम ये इस कैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। और ये तो हमें पता ही है, उसको कैरी करने से, उसको रॉकिंग, मतलब उसको इस तरह से झूला झूला के गोदी में लेने से क्या होगा, वो बेहतर महसूस करेगा। वो उसको हमेशा उस तरह से हमेशा उसको झूला, मतलब कैरी गोदी में लेना है। ये चाहे किसी भी कंप्लेन में हो, पेट का ट्रबल हो, पेट का कोई ट्रबल हो, या फिर पेट दर्द हो, या फिर वही प्रतिद्वंदिता, हर चीज में ये उसको चाहिए कि उसको कैरी किया जाए। जी। तो उसके साथ ग्रेट इरिटेबिलिटी रहेगा। हाँ। तो हम दूसरे में आ गए, साइलेशिया। साइलेशिया क्या होते हैं, बहुत ही ओवर सेंसिटिव होते हैं साइलेशिया का बच्चा। साथ में वो ओवर सेंसिटिव होगा मानसिक रूप से और शारीरिक शारीरिक रूप से। वो बच्चा क्या होगा, बहुत ही जिद्दी होगा। और साथ में एक छोटे से बात पे उसको अगर छोटा सा उसके भाई को क्या किया जा रहा है, उसको प्यार दे रहे, लाड दे रहे, उसको जब प्यार से बोला, जो उसके मन में तो उसके भाई को या बहन को ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसके मन में एक प्रतिद्वंदिता चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि मम्मी पापा अपने भाई या बहन को ही ज्यादा ध्यान दे रहे। तो उसको जब ध्यान देना शुरू करेंगे या प्यार से बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो क्या करेगा, रोने लग गया इतना प्यार से बोलने पर, या थोड़े से उसके भाई बहन को थोड़ा सा अटेंशन मिलेगा, ध्यान मिलेगा, तो उसका अपना मतलब बुरा बर्ताव शुरू हो जाएगा, वो बहुत ही चिड़चिड़ा रहेगा। ये साइलेशिया का बच्चा। और साथ में हम क्या दे सकते हैं, उसको और कैमोमिला और बाकी दवाई से हम कैसे अलग कर सकते हैं कि ये बच्चा क्या होगा, गोरे रंग का होगा, साथ में स्किन उसका सूखा शुष्क स्किन, जो शुष्क स्किन होगा, और चेहरा उसका एकदम सफेद रंग का, मतलब सफेद, मतलब खून की कमी से जैसा रंग हो जाता है वैसा हो सकता है। साथ में जो स्किन होगा ना, वो लूज होगा बहुत ही, तो वो होगा तो ऐसा दिखेगा साइलेशिया का बच्चा। तो साथ में क्या होगा, हमको दिखेगा कि साइलेशिया का जो बच्चे हैं उसका एक्चुअली वो कुपोषित दिखेगा। वो इसलिए नहीं कि
खाना अच्छी तरह से नहीं खा रहा है, इसलिए दिखेगा कि वो एसिमिलेट एसिमिलेट नहीं कर पा रहा, उसके शरीर में वो खाना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मतलब घुल मिल नहीं पा रहा है, उसके अंदर में एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसलिए हो मतलब उसको कुपोषित दिखेगा, ना बजाय कि वो खाना नहीं खा रहा है। और जैसे कि बोला था, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होगा। साथ में क्या होगा, उसका लार्ज हेड रहेगा, लार्ज हेड साइलेशिया का पेशेंट का लार्ज हेड रहेगा। प्लस क्या होगा, वो रेकेटिक वो रिकेटी जो बीमार होता है वो वैसे ही दुबला पतला सा दिखेगा, दुबला पतला सा बच्चा विथ लार्ज बड़ा सा सर। तो साथ में क्या होगा, बहुत ज्यादा उसके सर पे पसीना रहेगा। सिर्फ सर पे ही नहीं, साइलेशिया के पेशेंट में आप जब हाथ पैर पकड़ोगे तब भी एकदम काम वो स्वेट मतलब पसीना रहता है, हाथ पैर पकड़ने से बहुत ठंडा और एक स्वेट हमको मिलता है। और शैलेश का बच्चा जो मैंने बोला था डिलेड माइलस्टोन होगा, जो बच्चा तेज तरार, एक बच्चा बहुत तेज जा रहा है और दूसरा बच्चा एकदम धीरे धीरे सीख रहा है, तो साइलेशिया के बच्चे में हमको ये धीरे धीरे वाला चलना सीखने का हमको दिखेगा। उसका क्या मिलेगा, उसका कम वीक एंकल्स मतलब चल रहा है और गिर रहा है ऐसा दिखेगा। उसमें एक कमजोरपन मतलब एक थकान कमजोरी ये सब दिखेगा। हमेशा उसको लेगा कि मैं सोया रहूं साइलेशिया के बच्चे में। और साथ में क्या लेगा, एक रेस्टलेसनेस रहेगा और मतलब चंचलता और इत्यादि। और एक छोटे से आवाज में वो क्या होगा, वो एकदम उसका मतलब छोटे से आवाज में वो साथ मतलब अचानक छोटे से आवाज हुआ वो ऐसे कर उठेगा, मतलब मतलब स्टार्ट मतलब छोटे से आवाज हुआ तो वो अच्छा मतलब वो कर जाएगा। नहीं? हाँ, तो कहाँ पे थी, और भी हमें क्या मिलेगा, उसका दिल कमजोर दिल कमजोर होगा और साथ मतलब फेंट हार्टेड कमजोर होगा, उसका इमोशनली हर तरफ से ही कमजोर होगा और संवेदनशील होगा और एंग्शियस होगा। प्लस ईल्डिंग, यहाँ पे ईल्डिंग का मतलब क्या है, वो अपने एक तो वो हेड स्ट्रांग है नो डाउट, बट वो इजीली उसको हम मना भी सकते, एक तो है वो बहुत जिद्दी बट हम आसानी से वो उसका डिसीजन हम आराम से वो भी कर सकते। और वो ईल्डिंग का और एक मतलब होता है कि वो सपोर्टिव है, वो अपने माता पिता के ऊपर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होना चाहता है, मीन्स उनके ऊपर निर्भरशील। अब आइए हम पढ़ेंगे पाल्सटीला के बारे में। पाल्सटीला पेशेंट हमें पता है बहुत ही टिमिड होते हैं, मीन्स बहुत ही नाजुक मासूम नाजुक कोमल इत्यादि होते हैं। और साथ में इसका भी एक इल्डिंग डिस्पोजिशन, मतलब वो बहुत उसको हम आसानी से उसने कुछ डिसीजन लिया उसको हम आराम से उसको मना सकते हैं, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं इस पल्सटीला के बेबी को। और साथ में क्या होता है, वो भी वही इल्डिंग डिस्पोजिशन मतलब अपने माता पिता के ऊपर निर्भरशील और छोटे से छोटे बात मतलब हर चीज में वो रोता है, दुखी रहता है और अपना कोई कुछ भी बिना कुछ रोए वो कुछ कर ही नहीं सकता, हर चीज में वो रोता रहता है। कोई सिम्टम भी देगा तो थोड़ा जब बोलने लगता है तब भी जब कोई कुछ बोलेगा अपना कंप्लेन करेगा, वो भी रोते हुए ही कंप्लेन करेगा वो बच्चा। उसका भी एक हमको विनिंग वो जो आवाज है वो हमको मिलेगा। प्लस वो उसको माता पिता से एक सिंपेथी चाहिए होता है कि हर चीज में माता पिता उसको हमेशा सराहे, साथ में उसको मतलब हमेशा मतलब सिंपेथी प्रदान करे। और ये क्या होंगे, उनको हमेशा एक माता पिता का एक प्यार दुलार उनको मिलता रहे, ये उनका एक वो रहेगा, कोशिश रहेगा हमें। और साथ में तो हर चीज में वो रोते रहते हैं और एक चिड़चिड़ापन रहता है और कैप्रिशियसनेस मतलब अचानक से
अचानक से बिना किसी वजह से उनका एकदम मूड उनका चेंज होता रहता है। अब आइए हम सीना के बच्चे के बारे में देखेंगे। सीना का बच्चा बहुत ही एकदम ही बदमिजाज बच्चा होता है, झगड़ालू होते हैं बहुत। हमेशा उनको मतलब उनको पसंद नहीं उनको कोई टच करे या उनसे कोई झगड़ा करे इत्यादि। और उनको कोई गोदी में लेके वो करे, उनको गोदी ले, ये सब उनको सीना के बच्चे को पसंद नहीं। वही एक ही चीज उनको बहुत चीज चाहिए होता है, बट आसानी से वो रिजेक्ट कर देता है, मिलते ही वो चीज रिजेक्ट कर देता है। सीना के बच्चे का डार्क हेयर होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, हमेशा उसको गोदी में उसको चढ़ना है, पर उसको गोदी में कैमोमिला का बच्चा जो चढ़ के उसको आराम मिल रहा था, इसको गोदी में लेने के बाद इसको आराम नहीं मिलेगा। तो हमको आराम से हम सीना और कैमोमिला के बच्चे को हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते, क्योंकि दोनों ही चिड़चिड़े हैं, दोनों ही बदमिजाज है, दोनों ही दिमाग खराब कर देते हैं माता पिता का। तो हम इस तरह से अलग कर सकते हैं कि कैमोमिला के बच्चे को ले लिया, इसको रॉकिंग कर लिया तो वो शांत है, बट सीना के बच्चे को ले लिया और उसको कैरी गोदी में लिया, बट उसको गोदी में लेने से उसको कोई आराम नहीं होगा। उसको टच करो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको उसके सामने कोई आए उसको ये पसंद नहीं आएगा। उसको दुलार प्यार मिले, दुलार मिले, ये उसको पसंद नहीं आएगा। ये वो चाहिए होगा, जब दिया जाएगा वो उसको रिजेक्ट करेगा। प्रत्याहार कर देगा। तो और क्या क्या मिलेगा इसके अलावा, वो हमेशा अपने नाक को इस तरह से करता रहेगा। खैर जो भी हो, और उसमें वर्ड मैनिफेस्टेशन, और एक आप कैमोमिला के साथ ये आप सीना का वो कर सकते हैं। आप माता पिता को पूछेगा, माता पिता जब आपको कहेंगे कि मेरा बच्चा इतना तंग करते, इतना रोता रहता है, उसको ये है वो है, तो वो क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं जब ये सब कहेगा आपको, आप कैसे कैमोमिला और सीना में अंतर करेंगे, आप पूछ लेंगे क्या बच्चे में आपने वार्म मतलब वार्म देखा है, क्या बच्चे में वार्म मैनिफेस्टेशन है। अगर कहा कि है तो हम सीना देंगे, और अगर नहीं कहा तो कैमोमिला। तो वही नोज में इचिंग होगा, रब नोज ऑन पिलो, और शोल्डर ऑफ नर्स में वो करते रहेगा। तो मैंने जो कहा था वर्म से वो सफर करेंगे, और जागने पर ही वो वही पिटीफुल मॉर्निंग, यहाँ पे पिटीफुल वीपिंग है, वो जागने पर ही, जागने के साथ साथ ही वही रोना धोना शुरू, चिल्लाना शुरू। जब सोएंगे तो वो चिल्लाएंगे और ऐसे करके उठ जाएंगे, और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ रहेगा। बच्चे वो जिसके वार्म मैनिफेस्टेशन है वो टीथ को ऐसे करते रहते हैं, और उसमें एक जोर जोर से आवाज भी होते हैं, बहुत जोर जोर से बच्चों का आवाज सुनाई भी देता है। तो ये हमको सीना के बच्चों में मिलेगा। उनके भी फेस हमको पेल दिखेगा, सिक मतलब पेल दिखेगा, और सिकली वाइट एंड ब्लूइश अपीयरेंस, सिकली डार्क रिंग्स अंडर द आईज, यहाँ पे वो अंडर डार्क मतलब डार्क रिंग होगा, चिक होगा, लाल गाल, ये सब मिलेगा। खैर, और उनको बहुत भूख, सीना के पेशेंट को बहुत, सीना के बेबी को बहुत भूख लगेगा। एक बार दूध पी लिया उसको, फिर से उसको भूख लग जाएगा, भरपेट खा लिया, फिर से उसको दूध भरपेट मिल गया, फिर से उसको भूख लगेगा। और उसको मीठा मीठी मीठी चीज खाने का एक उसको चाह होगा, और वो मदर मिल्क को रिफ्यूज कर देगा। यहाँ पे जो इसमें एक ही बात को दोहराया गया। अब ये भी है कि जब उनको हैंडल करने से उनको क्या होगा, एग्रावेट होगा।
एग्रावेट होने के बावजूद वो चाहेगा कि नहीं मुझे बिजी रखा जाए, क्योंकि उसको मम्मी पापा का, माता पिता का अटेंशन चाहिए ना, तो इसलिए वो ये करेगा। बट कैमोमिला की तरह इतना इंटेंस नहीं होगा उनमें ये भाव, जो इतना कैमोमिला में ये भाव इतना डीप था, इतना इंटेंस था, इतना जोरों शोरों से था। चिड़चिड़ा रहेगा, बट उसको गोदी में लेते रहो, बट हाँ इससे उसको कोई आराम नहीं मिलेगा। कैमोमिला पेशेंट को आराम मिल रहा था, सीना पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलेगा। और बच्चे को जब झूले से या बिस्तर से या फिर वो जो होते बच्चे को जहाँ पे रखा रखा जाए वो क्रीप से उठाए तो चिल्लाने शुरू कर देगा। और फर्स्ट टच जब उसको लेने जाएंगे तो फर्स्ट टच से ही उसको उसका जो प्रॉब्लम है, मानसिक हो शारीरिक हो, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अब आइए नक्स भूमिका बेबी कैसा होगा। नक्स भूमिका के बेबी में क्या होगा, यही इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन, फसीनेस, और वो बहुत ही संवेदनशील होगा, सेंसिटिव होगा, आवाज से, रोशनी से, यहाँ तक कि टच से, मतलब स्पर्श से। वो इससे क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, उसको उस इस विनाक्सोमी के पेशेंट में भी एक पेट दर्द सा कॉलिक की टेंडेंसी दिखाई देगा। वो रोने लगेगा। और कभी कभी दिखेगा कि वो इन रो रहा है, बट उसको कितना भी कंसोल करो, कितना भी सिंपैथी दो, पल्सटिले को सिंपैथी दे दिया, वो चुप हो गया। बट नक्सवोमी का एकदम कितना भी सिंपैथी दे दो, कंसोल कर लो, वो इनकंसोलेबल रहेगा। और स्पेशली कब, शाम को और रात को। डाइजेस्टिव पेट में एक वो है उसका जो, हाँ डार्क वोमिका पेशेंट तो स्वाभाविक रूप में उसका जो ईर्ष्या है, प्रतिद्वंदिता है, ये कैसे एक्सप्रेस होगा, ये डाइजेस्टिव अपसेट से, पेट में गड़बड़, इससे नक्स वोमिका होगा। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, एक्सेसिव गैस बना रहेगा, बहुत ही ज्यादा गैस बना रहेगा। और साथ में क्या होगा, चिड़चिड़ापन और चंचलता। कब, वो फीड करने के बाद ही उनमें ये दिखेगा कि फीड करने के बाद बच्चे में ब्लोटिंग हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, एक्सेसिव गैस बन रहा है। आफ्टर मतलब फीडिंग करने के बाद ही क्या था साथ में रहेगा, चिड़चिड़ापन और चंचलता। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, नक्स वोमी का पेशेंट है, तो इसको सोने में दिक्कत, वो तो बहुत टायर्ड रहेगा, उसमें बहुत ही वो बहुत ही टायर्ड रहेगा। बट क्या होगा, इतना टायर्ड रहने के बाद भी, इतना टायर्ड रहने के बाद भी उसको नींद नहीं आएगा, उसको नींद नहीं आएगा। और वो उसका शारीरिक रूप से हम उसका जो, वो हमको उसको पता चलेगा कि वो वो बच्चा टायर्ड है या फिर वो स्ट्रेस में है, वो अपने बॉडी से ही वो उसको एक्सप्रेस करेगा। इनका रिएक्शन अक्सर इंटेंस होता है और बहुत जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी और इंटेंस होता है, चाहे वो खुश हो चाहे वो गुस्से में हो। और जैसे कि कहा था, आसानी से वो लोग स्टिमुलेटेड हो जाते हैं या सेंसिटिव हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, लाइट नॉइस इत्यादि से, आवाज, रोशनी इत्यादि से। और उनको गर्म कमरे पसंद नहीं होगा। और उनको ऋतु परिवर्तन, टेम्परेचर परिवर्तन, तापमात्रा परिवर्तन में भी वो बहुत एनवायरनमेंट के वातावरण के साथ साथ वो अपने तापमात्रा के प्रति भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। नक्स भूमिका का पेशेंट बहुत ही डिमांडिंग होगा, उसको चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए।
और साथ में क्या होगा, आसानी से कुछ दे के आपको उसको कुछ चाहिए, उसको उसको कुछ एक छोटा मोटा चीज दे दिया, वो सेटल नहीं होगा, वो नहीं मानेगा, उसको जो चाहिए तो वही चाहिए। चाहे वो मतलब माना कि बच्चा छोटा है, बट उसका जो टेम्परामेंट है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जोरदार होगा, बहुत ही मतलब स्ट्रांग होगा। मतलब वो लगेगा कि नहीं ये कोई बच्चे का मानसिकता है या कुछ साइकोलॉजी है या फिर टेम्परामेंट है, वो ऐसी कोई क्योंकि वो अपना डिमांड रख पाता है ना, वो ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया जाए अपने डिमांड से। उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। उसको आप आसानी से कुछ एक दे दोगे, मना लोगे ऐसे, क्योंकि पहले ही बताया था वो इनकॉन्सोलेबल है, उसको सिंपैथी नहीं चाहिए, जो चाहिए वही चाहिए। तो तो ये थे कुछ दवाइयाँ। अब ये दवाइयाँ हम शुरू में इन बच्चों में इन छोटे बच्चों में कोशिश करेंगे। अगर जो नहीं हुआ तब हम लोग बाद में हम लोग माइजमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, इन्हीं मैथमेटिक बैकग्राउंड रहने से हम लोग मैथमेटिक्स सोच सकते हैं, बट इन्हीं दवाई से ही बहुत अक्सर हमको अक्सर रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि एकदम शुरुआत से ही इनको ये दे दिया जाता है। तो ये शुरुआत से ही हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो होम्योपैथी इन एड्रेसिंग ट्विन बेबीज राइवलरी, मतलब होम्योपैथी जुड़वा बच्चों की प्रतिद्वंदिता में कैसे काम करता है। हमारा होम्योपैथी हमें पता है कि एज ए होल हम इसको अप्लाई करते हैं। प्लस एक बच्चे का व्यक्तित्व को एक मेडिसिन में दवाई दिया जाता है, दूसरे जैसा व्यक्तित्व वैसा दवाई, हमारे होम्योपैथी ऐसे ही दवाई देते हैं। साथ में हम क्या, किसको हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और साथ में व्यवहारिक रूप से, हम हर तरफ को देख के एज ए होल एक दवाई देते हैं, जिससे हम आराम से उनके प्रतिद्वंदिता को हम रोक सकते हैं। और वही जो मैंने कहा था, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथी ऑब्वियसली इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चे भी तो प्रतिद्वंदिता इसीलिए कर रहे थे ना, कि उनको अलग सा अटेंशन चाहिए, अलग सा पहचान बनाने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत पहचान बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी उनको व्यक्तिगत रूप से इम्पोर्टेंस देते हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से ही उनको उनके इंडिविजुअलाइजेशन में ही, उनके इंडिविजुअलाइज्ड आइडेंटिटी को ही हम टारगेट करके, एम करके या फिर ध्यान में रख के हम दवाई देते हैं। हमारा होम्योपैथिक दवाई स्वाभाविक रूप से बहुत ही ज्यादा सेफ, मतलब सेफ है। और साथ में, और होम्योपैथी हमें पता है, हम हमारे उसमें हम जेलस, ईर्ष्या को और साथ में फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा को हम आराम से एड्रेस करते हैं होम्योपैथी के द्वारा। हम होम्योपैथी, हम लोग मानसिक उसमें भी हम लोग, मतलब जितना वो है, ईर्ष्या, भावनात्मक ईर्ष्या हो, फ्रस्ट्रेशन हो, हताशा हो, ये सब इत्यादि को उनके सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप को भी, मानसिक भावनात्मक उसको भी देख के हम लोग दवाई देते हैं, भावनात्मक साइड को भी देख के। और इससे क्या होता है, बच्चे हमारा दवाई उनको गया, हमने उनको दवाई दिया और आराम से उनमें जो सामंजस्य तैयार हो जाएगा, आपस में कोपिंग होगा, आपस में सब कुछ मिल बांट के मिलजुल कर काम करना शुरू करेंगे, सामंजस्य बने रहेगा, परिवार में एक सुख शांति इत्यादि बने, मम्मी पापा परेशान नहीं होंगे। ईर्ष्या होगा तो मम्मी पापा परेशान रह सकते हैं उनको वो करते हुए।
वही हमारा होम्योपैथी तो उनका टेंट, वो जो चिड़चिड़ाहट, उनका जो अचानक से मूड बदल रहा है, भाव, अचानक से हंस रहे, अचानक से ये कर रहे हैं, ये सब हमारे होम्योपैथी आराम से ये सब को कंट्रोल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, या फिर मैनेज कर सकते हैं। सब परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, सुख समृद्धि इत्यादि बना रहेगा, एक माहौल, एक प्यारा सा माहौल बना रहेगा। हम्म, जो एक बार वही सब रिपीट हो रहा है एक्चुअली। और होम्योपैथी के तो हम क्या करेंगे, रेगुलर फॉलो अप करेंगे, और उनमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर उसके बाद इस दवाई से ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद कौन सा दवाई देंगे, कोई दूसरा इत्यादि, हम अगर जरूरत पड़ने से दूसरा दवाई हम देंगे बिना किसी, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा बहुत ही कम साइड इफेक्ट रहते हैं, बहुत ही आराम से हमारा दवाई काम करता है, कोई साइड इफेक्ट कम रहता है, कोई उनमें कोई कुछ आराम से कुछ आराम से ही उनका ट्रीटमेंट हो, उपचार हो सकता है। अ, बच्चों के लिए बहुत ही सेफ है, क्योंकि मिनिमल, बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स रहता है। और जो होम्योपैथी का जो रिजल्ट है वो तो हमें पता है, सालों साल ये बरकरार रहता है, परमानेंट क्योर जो हो जाता है। और ये जो इमोशनल बैलेंस और स्टेबिलिटी, मतलब सामंजस्य घर में जो वो रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से ये सालों साल बरकरार रहेगा। और हमारा होम्योपैथी वही रूट कॉज में जाके, एकदम अंदर जाके, जड़ से, जड़ क्यों राइवलरी हुआ था, हम लोग केस ट्रेकिंग करते हैं, हम लोग निकाल लाते कि ईर्ष्या क्यों हुआ था, प्रतिद्वंदिता कैसे शुरू हुआ, रूट कॉज में जाते, जड़ से हम उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली हम मेरा लोकल लैंग्वेज में उस एक्चुअल पेशेंट के साथ बातचीत हो रहा था। हाँ, तो तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, सेपरेशन एंजाइटी, उसको बच्चे को लग रहा है, माँ लिख रही है कि सेपरेशन एंजाइटी से सफर का शायद, उसको सेपरेशन एंजाइटी हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ था, माँ का जुड़ा बच्चा हुआ था, तो एक बच्चे को किसी कारण वो बीमार था, तो स्वाभाविक रूप से माता पिता तो उसको ही ध्यान देंगे, तो जिसको ध्यान नहीं मिल रहा था उसको लग रहा था नहीं, माँ बाप माता पिता से मैं अलग हो गया हूँ, तो इस तरह का एक एंजाइटी था। अ, और साथ में क्या, यहाँ पे देखिए नीचे, ट्विन जेलसी है, वायरल डायरिया है, वॉमिटिंग, वायरल डायरिया, उल्टी, एक हफ्ते से। पहले बहुत खेलता कूदता था, अभी बहुत क्रैंकी और स्टबर्न हो गया, मतलब फसीनेस, स्टबर्ननेस है। तो केमो, तो मैंने देखिए, मैंने पूछा उसको क्या बहुत वार्म था, क्योंकि मुझे सीना, उसको कुछ कुछ ऐसा लग रहा था, उसके मम्मी ने पहले बोला था कि बहुत ही चिड़चिड़ा बच्चा है, चिड़चिड़ा, मतलब चिड़चिड़ापन के कारण, तभी मैंने पूछा था, मुझे सीना भी लग रहा था, उसका चिड़चिड़ापन का सुन के ना मुझे सीना लग रहा था, मैं श्योर होना चाह रही थी, तो मैंने पूछा क्या उसको वर्म है, तो एक बार चेक करना, तो इसी से तो उसको इससे हाँ, फिर पूछा कुछ हुआ था क्या जो उसको इफेक्ट किया, तो उसने कहा हाँ, वायरल डायरिया एक्सेट्रा, ये सब कुछ, तो उससे मैंने वो दिया था, क्या कहते हैं, कैमोमिला, तो कैमोमिला से ठीक हो गया। तो हाउ इज ही डूइंग नाउ, बेटर देन लास्ट 2 वीक्स। तो समरी क्या है, वही समरी भी हम यही बोल सकते हैं, जो बार बार मैं कह रही हूँ कि हमारा दवाई विथ इम्पैथी काम करेगा।
उनका भावनात्मक मानसिक और विकास के उसमें उनका जो प्रतिद्वंदिता विकास के उसमें जो प्रतिद्वंदिता शुरू हो रहा था भावनात्मक रूप में व्यावहारिक रूप में, उसको हम आराम से एड्रेस कर सकते हैं, नोट एड्रेस कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वही जो एक ही बात है कि कम माता पिता के ध्यान आकर्षण के लिए, प्यार के लिए इत्यादि के लिए उनको ये चाहिए, इसलिए उनके बीच प्रतिद्वंदिता शुरू हुआ। और साथ में हम अपने बच्चे के साथ साथ बच्चे को तो दवाई दे रहे हैं, हम उनके माता पिता को भी अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप कैसे पार्शियलिटी नहीं करके हर एक दोनों बच्चे को समांतर प्यार दे सकते इत्यादि। हम लोग माता पिता को भी काउंसलिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे दोनों बच्चे को एक तरह का स्नेह और उनको एक तरह का वो दिया जाए, ध्यान दिया जाए उन पे, ताकि दोनों बच्चों को ही लगे कि नहीं मैं वैल्यूड हूँ, मुझे समझा जा रहा है, मुझे सपोर्ट किया जा रहा है। दोनों बच्चों को लगे कि नहीं मुझे मेरे माता पिता ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे कि होम्योपैथी चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, नींद के डिस्टरबेंस एक्सेट्रा जो राइवलरी से हो रहे हैं, प्रतिद्वंदी जो या फिर यही चीज जो चिड़चिड़ापन, जेलसी, मतलब चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या और स्लीप डिस्टरबेंस जो राइवल प्रतिद्वंदिता को वो कर रहे हैं, उसको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कम कर सकते हैं, उपचार से। और रेमेडीज टेलर्ड टू ईच ट्विन्स यूनिक टेम्परामेंट, वही हम तो बच्चे का एक जिसका जैसा उसका स्वभाव, हम उसी के ऊपर जैसा मानसिक स्वभाव इत्यादि के ऊपर हम उसी को लेकर हम दवाई देते हैं, ताकि परिवार में एक मतलब सामंजस्य बने रहे, टेंशन कम हो और सुंदर दोनों भाई बहन में एक सुंदर रिलेशनशिप बने, भाई भाई बहन या बहनों में, जुड़वा बच्चों में एक सुंदर सी एक पॉजिटिव हो, ताकि आगे हर जगह में एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ सके। और ताकि हमने देखा है कि बहुत सारी मूवीज में, ये तो हो गया छोटे बच्चे का, हमने बाद में मूवीज वगैरह में भी देखा है कि पहले अगर चेक नहीं किया जाता है तो बाद में जितना ना अलग अलग मतलब हम नॉर्मल भाई बहन जितना ना इस नॉर्मल सिबलिंग्स जितना ना वो करते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता इन जुड़वा बच्चों में दिखता है। तो हमारा होम्योपैथी एकदम शुरू में ही हो दे देने से वो लाइफ टाइम रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छा बना, बोलिए अन्वेषा जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अवसर दिया इसलिए मैं बोल पाई अपना हूँ सर। पीपीटी को हटा लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, मैं हटा ले रही हूँ सर, प्लीज। आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। जी जी जी। हाँ, तो आप बता रही थी कि ट्विंस में ना, जुड़वा बच्चों में जी जो सर। एक आपसी टकराव होता है, ऐसा सामान्यतः तो ट्विंस को माना जाता है कि इनका जो रिलेशनशिप है ये बाई बर्थ होता है ना, जब जी साथ सर। साथ होते हैं, आइडेंटिकल होता है, पैटर्निटी होता है, दोनों का एक ही स्वभाव होता है। लेकिन और ये एक राइवलरी को हम लोग कैसे लेते हैं, नजरिया क्या है हम लोगों का? राइवलरी का नजरिया ये है कि हम लोग सोचना चाहिए कि राइवलरी इज ए गुड थिंग्स और बैड थिंग्स। अगर आप में प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी, कंपिटिटिव फीलिंग्स नहीं होगा, तो क्या होगा? वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आगे सर। नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे को हम लोग को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, वेदर इट इज ए कम्पिटिटिव अप्रोच और इट इज ए कम्पिटिटिव अप्रोच है या नहीं, कि ईर्ष्या का भाव है ना। जी ईर्ष्या सर। का हम लोग कहते हैं जेलेसी, और इसका एक दूसरा फॉर्म क्या होता है जेलेसी का? एनवी। 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 हाँ, एनवी वर्ड है ना, तो जी सर। जेलेसी और एनवी। रिपोर्टरी में तो एक ही वर्ड दिया है, लेकिन अंग्रेजी में
जेलेसी का मतलब क्या होता है? जेल, जो जेलेसी, जेल जो है वर्ड कैसे आया है? जील से आया है। जील का मतलब उत्साह। टॉप उत्साह। अच्छा हाँ, जी सर। उत्साह। और जी एनवी का मतलब, एनवी का मतलब सर पड़ोसी, आप ही बता दीजिए। पड़ोसी एक टीवी खरीद करके लाया और हम उसका टीवी को दूसरे दिन फोड़ दिए, हाँ जी है ना? ऐसा है। तो इसको दो भाव होता है। नेगेटिव फीलिंग्स से जनरेट जनरली क्यों करता है? अपना मेंटली, बेसिकली किसके कारण? अपना इंटरनल वीकनेस के कारण, है ना? मेरे जी पास में पैसा नहीं था, है ना, मैंने उसके पास में पैसा ज्यादा है, तो इसमें आपको जो एनवी क्रिएट होता है, तो इसमें आपको डिस्ट्रक्टिवनेस होता है ना? जी सर। जी तो सर। कहा जाता है कि पॉजिटिव साइन क्या होता है? अगर आपके सामने में एक इतनी बड़ी, इतना छोटा सा ये आकार है, तो आप उसका डबल कर दो, है ना? जी तो ये आपका जी जी स्पीड को बढ़ा देगा, कंपिटिटिव वैल्यू को बढ़ा देगा, जी है ना? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो कि हम लोग, और जनरली ट्विंस में ये चीज देखने को नहीं मिलता है। यह मिलता है, कैसे आता है ट्विंस में? आपने भी बताया है बहुत अच्छा। ट्विंस में देखने को तब मिलता है जब हम लोग देखते हैं कि ट्विंस में जो है सो उनके साथ में पार्शियलिटी होती है। अगर ट्विंस में जो आपका जो उसका है, जैसे मेल और फीमेल का चक्कर होगा, माने अलग अलग होगा, तो पेरेंटल केयर जो होता है वहाँ बहुत बड़ा रोल करता है। पेरेंटल जी केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि माता पिता, अब क्या देख रहे हैं कि लड़का है तो लड़का को ज्यादा वैल्यू देंगे, और लड़की है तो लड़की को कम वैल्यू देंगे। जी ऐसा जी होता है ना? आपके साथ नहीं हुआ होगा, है ना? जी क्योंकि नहीं आप तो हुआ बट अकेली ऐसा है ना, होता है। हाँ जी आप जी तो अकेली हैं, आप जब माता पिता के अकेली हैं आप, तो आपको तो सारा प्यार मिला। लेकिन जब जी दो हो जाते हैं तो बंटवारा हो जाता है, और जी बंटवारा में अगर बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ तो जेलसी क्रिएट होना है ना, जी 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 एनवी क्रिएट होना है, जेलसी क्रिएट होना है। जी जी लेकिन जी ट्विंस में जनरली इस तरह के जेलसी देखने का नहीं है। मैंने बहुत इस पर अध्ययन किया था, क्योंकि मेरे आर्ट ऑफ केस टेकिंग का किताब मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें ये मटेरियल मैंने देखा। तो इसमें जनरली एक जो है कांस्टेंट कंपैरिजन जो है, सो जनरली ट्विंस में नहीं होता है, क्योंकि दे फील दे आर सेम। आप जी जी रिपोर्टरी में जाएंगे तो एक रूब्रिक्स मिलेगा, सिंपैथी। जी सिंपैथी देखे है ना? तो सिंपैथी में कहते हैं कि द सेम पेन द ब्रदर ट्विंस हैज गॉट, माने जो दर्द अगर उसको हो रहा है तो वही दर्द उसके छोटे भाई, उसको भाई को भी होने लगेगा, जी सेम पेन। तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है कि ट्विंस में एक फीलिंग्स जो आते हैं, सेंसेशन आते हैं, वह करीब करीब एक जैसा होता है। जी जी लेकिन बदलाव कब होता है? आपने बताया, आपने बहुत अच्छा बताया कि दो तरह के ट्विंस होते हैं। एक होता है कि एक सेम, ये आइडेंटिकल है या फ्रैटर्नल जी है जी ना? आइडेंटिकल मतलब कि एक ही जाइगोट से तैयार हुआ, एक तो हुआ कि दो अलग अलग हुआ। जहाँ आइडेंटिकल होता है उसमें इस तरह का होता है कि सेम पेन जो है उसको होगा तो उसको भी होगा, इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ राइवलरी, है जी ना? वहां जी पर दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव होंगे। और जी सर। मैं तो ये भी देखा हूँ कि ट्विंस जो होते हैं, वो चाहता है कि मेरा भाई जो है तो वो मुझसे ज्यादा तरक्की करे, हाँ, अच्छा ज्यादा सर। सपोर्ट करे, है ना? ये जी देखने को जी मिलता है। तो जब उसमें कहता है जो कि आइडेंटिकल जाइगोट से बनते हैं, लेकिन जब जी आपको जी अलग अलग जाइगोट से बनते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस मिलेगा, क्योंकि जी नो टू सर। थिंग्स आर अलाइक। ये जी रिकॉग्नाइज्ड जी फैक्ट है दुनिया में कि दो चीज दुनिया में एक नहीं होता है। जब जी एक नहीं जी होता है तो अलग होने का क्या तरीका है, क्या बात हो सकता है? दोनों जो है सो, दोनों के अंदर में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं जी तो जी लाइन जी सीधा नहीं चलेगा। जी तो इसको जी ध्यान में रखना हम लोगों को चाहिए। तो आज आपने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, सभी लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितने भी मैसेज मैं देख रहा हूँ, सब में आपको कह रहे हैं वेरी नाइस जेंटल जेंटल प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन, better approach to learning to so many
compliments are there for you, अन्वेषा जी। और थैंक यू हमको वेरी मच सर, सब आप ही के वजह से हुआ है सर, और वरना मैं तो लगता है कि आप पहले से जो सेशन में आपका ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, इस बार बड़ा अच्छा से आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपने सीखा है। सो यू आर ऑल्सो ए कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स है, और आप इसी तरह से आगे आते रहिए, है ना। और जी नेहा सर, जी प्रणाम और सर। अन्वेषा जी को एक वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करते हुए डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे सेशन। थैंक हाँ, यू तो वेरी बहुत मच ही सर, बढ़िया थैंक यू। सेशन था डॉक्टर अन्वेषा का, ट्विंस के प्रतिद्वंदिता और होम्योपैथी के रोल के ऊपर, जो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक था। और इन्होंने एक केस भी प्रेजेंट किया, और भी केसेस अगर हम इस टॉपिक पे देखने को मिले तो काफी अच्छा रहेगा आगे भी। तो डॉक्टर जी मैं अन्वेषा और कोशिश केसेस लेके करूंगी, आएंगे जी मैं और कोशिश इस करूंगी टॉपिक मैम। के ऊपर और प्रेजेंट करेंगे, और भी टॉपिक्स के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अन्वेषा। थैंक हमारे यू वेरी हिंदी मच मैम, सेशन का यही थैंक यू समाप्ति वेरी का मच टाइम सर। हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड जी ओवर करती हूँ डॉक्टर